Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain chapter 12, that is the friction. And what is the friction? आपको मालूम है, when we push a box lying on the floor with a small amount of force, it does not move at all. It means that the surface of floor on which the box is resting exerts some force on the box which acts in a direction opposite to the force of our push. तो इस तरह से हम कहें तो सम फोर्स एक्ट करता है ऑन द बॉटम ऑफ द स्टेशनरी बॉक्स विच अपोज इट्स मोशन. तो ये जो नेचुरल फोर्स होता है बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉटम ऑफ द बॉक्स विच अपोज द मोशन ऑफ बॉक्स, इसको हम ऑन द फ्लोर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं. तो व्हाट इज़ द फ्रिक्शन? द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. Friction is a force which occurs when the two objects tend to slide over each other, even when they are actually sliding over each other. Next topic is direction of force of friction. जो force of friction है always oppose the motion of one object over another. So the force of friction acts in a direction opposite to direction in which an object moves. कैसे? आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर हम किसी बुक को मूव कर रहे हैं तो व्हेन मोशन ऑफ द बुक इज़ टूवर्ड राइट साइड, तो उसका जो फोर्स होगा फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऑन इट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. और व्हेन द मोशन ऑफ बुक इज़ टूवर्ड लेफ्ट साइड, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऑन इट्स टूवर्ड्स द राइट साइड. तो इससे हमें ये पता चलता है कि फोर्स ऑफ डायरेक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसलिए हमेशा जो फ्रिक्शन होता है वो अपोज करता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है? अब जैसे आपने एग्जाम्पल से देख लिया, टॉपिक इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन. आपको मालूम है हर ऑब्जेक्ट का रफ सरफेस होता है और इसी सरफेस पे क्या होता है, और कुछ का स्मूथ होता है. लेकिन हम अगर उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जितने भी सरफेस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, उनकी रफ एज होती है. सम ऑफ द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी हिल्स वाइल अदर फॉर्म्स ग्रूव्स. तो जो टाइनी हिल्स और ग्रूव्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस. जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं वन ऑब्जेक्ट को और दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो जो इरेगुलेटरीज जो प्रेजेंट होती हैं ऑन द सरफेस में वो गेट एंगल लॉक्ड हो जाती हैं विद वन अनदर. जो इंटरलॉकिंग होती है रेगुलेटरी की टू सरफेस की, वो अपोज करते हैं मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर एंड गिव राइज टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो जो फ्रिक्शन कॉज्ड होता है वो किससे होता है? बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. जैसे आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं फोर्स को टू ओवरकम इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलेटरीज इन देयर सरफेसेस. तो जितना रफनेस होगा सरफेस का, larger is the number of irregularities on its surface and hence greater will be the friction. तो जो force of friction होता है वो greater होता है if every rough surface are involved. समझ में आ रहे हैं? तो जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल आपको हम देते हैं कि टू वुडन ब्लॉक्स हैं और हमने ए एंड बी मान लिया हम उसको, तो एक दूसरे के ऊपर रख दें. तो हम देखते हैं जो रफ सरफेस होता है इन वुडन ब्लॉक्स का, उनके अंदर बहुत सारी रेगुलेटरीज होती हैं. जब हम पुल करते हैं वुडन ब्लॉक ए को लोअर वुडन ब्लॉक बी पे, तो बाय अप्लाइंग द फोर्स जो उनके अंदर इरेगुलेटरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? लॉक्ड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ. और जो इंटरलॉकिंग होती है सरफेसेस की वो राइज करती है क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज द मोशन ऑफ अपर ब्लॉक ए ओवर द लोअर ब्लॉक बी. तो वी आर एबल टू मूव ब्लॉक ए ओवर ब्लॉक बी बिकम, क्यों? क्योंकि बिकॉज वी अप्लाई सफिशिएंट मस्कुलर फोर्स वाइल पुलिंग टू अंडू द इंटरलॉकिंग ऑफ surfaces and overcome the opposing frictional force. तो जो ब्लॉक ए मूव करता है ओवर ब्लॉक बी ओनली तभी करता है जब पुलिंग फोर्स होता है हमारी तरफ से वो ग्रेटर हो जाता है किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से. जब हम दोनों को इकट्ठा होल्ड करते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ स्मॉल होता है? स्मूथ सरफेस पे. और ग्रेटर कब होता है? रफ सरफेस पे.
नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। आपको मालूम है जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन टू सरफेस वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस एंड द फोर्स विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। कैसा है डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस। आपको मालूम है जो फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस पे करता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। अगर दोनों सरफेस कांटेक्ट में स्मूथ हैं तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन होगा बिटवीन देम भी कितना होगा, स्मॉल होगा, है ना। और एज द डिग्री ऑफ रफनेस ऑफ टू सरफेसेस कांटेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगी तो फ्रिक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो जब अगर रफ़ है तो फ्रिक्शन हाई है, अगर स्मूथ है तो वो स्लो हो जाता है। ये मैं आपको कितनी बार पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विथ विच टू सरफेस आर प्रेस टुगेदर। आपको मालूम है जब फ्रिक्शन कॉज होता है बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलेटरीज ऑफ द टू सरफेस, तो जो वन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है वन अनदर ऑब्जेक्ट, जब ये टू सर्फेसिस हम ऑब्जेक्ट को प्रेस कर दें टुगेदर हार्डर बाय अ ग्रेटर फोर्स, तो जो फ्रिक्शन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेस करते हैं हम टू सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट को विद अ ग्रेट, वो इंक्रीज़ कर देता है इंटरलॉकिंग को, किसको, इन दोनों सरफेस में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जब फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड करता है ऑन द फोर्स विथ विच द टू सरफेस आर प्रेस टुगेदर, तो जब ग्रेटर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मूव ओवर अनदर सरफेस ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन दैम। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करता है जब टू सरफेस आर प्रेस टुगेदर हार्डर, और बिकॉज देन द इंटरलॉकिंग जो होती है उनके अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ how many types of frictions are there? There are three main types of frictions: static friction, sliding friction and rolling friction. What is the static friction? जब maximum frictional force present होता है जब between any two surface when one object just tend to move or slip over the surface of the other object is called static friction. Static friction is a kind of starting friction because क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट जो होता है वो जस्ट टेंड करता है टू स्टार्ट मूविंग, इट डज नॉट एक्चुअली मूव, ऑब्जेक्ट रिमेन स्टैटिक, मतलब खड़ा रहता है इन दिस। तो यही हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक फोर्स कहलाता है। सेकेंड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होता है व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली और स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, उसको हम स्लाइडिंग फोर्स कहते हैं। स्लाइडिंग फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्मॉलर होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शंस पे। तो ये ईजियर होता है टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विच इज़ ऑलरेडी इन मोशन दैन टू मूव द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। समझ में आ रहा है? तो क्यों होता है ये छोटा? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्ट मूविंग कर रहा है तो जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसके सरफेस पे डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक into the irregularity on the surface of the other object completely। तो जो इंटरलॉकिंग होती है सरफेस में वो लेस होती है, और जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग होता है वो उसके ऊपर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्मॉलर होता है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। थर्ड होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट होता है रोल्स करता है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, तो जो रेसिस्टेंस होता है इसका मोशन उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। कैसे? It is always easier to roll and to slide an object over another। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो मच लेस होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो इसी अब हम जैसे कोई भी एक्टिविटी आपके बुक्स में दी हुई हैं, आप उन लोगों को पढ़िए, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोल कर रहे हैं अनदर ऑब्जेक्ट पे, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो प्ले होने लग जाता है उन दोनों के बीच में। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो वेरी इजी होता है और कन्वीनियंट होता है टू पुल हैवी लगेज। हैवी मशीन कैन बी easily moved from one place to another by placing under logs of wood under them and then pushing with the force of hands। Now what are the advantages of frictions? आपको मालूम है फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी। क्यों? बिकॉज इट परफॉर्म मैनी ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। जैसे पहली आपको जो मैं एक्टिविटी बता रही हूँ कि कैसे हेल्प करता है फ्रिक्शन एनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड।
जैसे हम एबल होते हैं पिक अप दिस बुक एंड होल्ड इट इन आवर हैंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बुक एंड द हैंड्स. Similarly, we can hold a glass tumbler in our hands because of a friction between the glass tumbler and our own hand. If the outer surface of a glass tumbler is oily or greasy होता है तो वो हमें उसे बहुत दिक्कत होती है उसे पकड़ने में. क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंस होती है फिल्म ऑफ ऑयल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास टम्बलर एंड अवर हैंड. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लास टम्बलर होता है वो स्लिप हो जाता है हमारे हाथों में और हमें उसे दिक्कत होती है उसे होल्ड करने में. इसीलिए ईजी होता है. जैसे कुल्लड़ होते हैं अर्थन पॉट, उसको हम इजीली अपने ग्लास टम्बलर की बजाय हाथ में आसानी से पकड़ पाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका रफ सरफेस होता है कुल्लड़ का और जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन कुल्लड़ एंड आवर हैंड इज़ मच मोर विच मेक इट ईजियर टू होल्ड इट. समझ में आ गया? नाउ फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग. आपको मालूम है वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज़ एंड द ग्राउंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ग्राउंड. ये कैसे होता है कि इन ऑर्डर टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड ड्यूरिंग वॉकिंग, तो हम लिफ्ट करते हैं अपना एक फुट आगे पैर को, पुश को ग्राउंड करते हैं बैकवर्ड विद द अदर फुट. तो अगर हमारे सोल ऑफ द शूज़ और ग्राउंड के अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे, और अगर उसके अंदर फ्रिक्शन है तो हम इजीली उस पर क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. तो वॉक आप देखते हो कि जब कहीं स्लिपरी ग्राउंड होता है तो वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्लिपरी ग्राउंड पे वो वहाँ पे बहुत कम होता है और वो हमें रोक नहीं पाता गिरने से लिए. इसीलिए डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ वेल पॉलिश्ड फ्लोर because friction on these smooth surface is very small. If a person throw a bucket of water on a smooth marble floor, it become even more difficult for us to walk on the wet marble floor. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जो वेट मार्बल फ्लोर है उस पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है और हमें स्लिप होने से रोक नहीं पाता है. तो अगर हम एक्सीडेंटली क्या होता है, कहीं पर आपने देखा हम बनाना पील पे भी क्या होते हैं, जैसे जा रहे हो और हमारा पैर बनाना पील पे पड़ जाता है तो हम स्लिप हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि जो बनाना पील होता है वो क्या होता है, स्लिपरी होता है और वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज़ एंड द सरफेस ऑफ रोड. अब दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शन इनेबल्स अ कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्किडिंग. आपको मालूम है जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन टायर्स ऑफ कार और रोड का वो हमें हेल्प करता है कि जो कार है वो मूव होती रहे विदाउट स्किडिंग. यानी कि कैसे? आपको मालूम है जब हम इंजन ऑफ द कार जब मेक करता है व्हील ऑफ कार को टर्न करने के लिए तो टायर पुशिश करते हैं रोड को बैकवर्ड्स एट इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रोड. तो जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन टायर्स ऑफ कार एंड द सरफेस ऑफ अ रोड एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड प्रिवेंट इट्स फ्रॉम स्किडिंग. In this way, friction provides the forward force which drives the car. If there were no friction between car tires and road, then the wheels of the car would spin at the same place, but the car would not move forward at the car, and the car stay where it was. Next advantage of friction, it enables us to write and draw on paper. आपको मालूम है जब हम पेपर पे लिख और वो ड्रॉ करते हैं तो उसमें कौन हेल्प करता है, फ्रिक्शन विद द टिप ऑफ पेंसिल एंड पेपर. आपको मालूम है जो पेंसिल होती है वो थिन ब्लैक कोर होती है, मेड ऑफ कार्बन होती है, विच इज़ कॉल्ड पेंसिल लेड. जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो फ्रिक्शन विद पेपर रब्स ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द पेंसिल लेड और वो किससे स्टिक हो जाती है, पेपर से, एंड लीव ब्लैक मार्क्स ऑन पेपर. समझ में आ रहा है? जैसे ही हम पेन से लिखते हैं इसी तरह से इंक रब करती है और पेन इज़ रिफिल्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन विद पेपर. वी कैन नॉट राइट विद अ पेंसिल ऑन अ ग्लास शीट. क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि जो ग्लास सरफेस होता है वो क्या होता है, स्मूथ होगा और उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है बिटवीन द टिप ऑफ पेंसिल और ग्लास सरफेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो हमारे इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो रब कर सके ब्लैक को ग्रेफाइट पार्टिकल्स फ्रॉम द टिप ऑफ पेंसिल. तो जब हम उस पर लिखते हैं तो वो इसीलिए वो क्या हो जाता है, उस पर स्लिप हो जाता है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस. आपको मालूम है फ्रिक्शन जो कॉज करता है ऑब्जेक्ट टू वियर अवे. टाइनी पीसेस क्या होती हैं, ब्रेक ऑफ हो जाती हैं सरफेस से व्हेन इट रब्स अगेंस्ट अनदर सरफेस. तो वियर एंड टीयर्स ड्यू टू फ्रिक्शन कैन हैव क्विकली और स्लोली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द material of two frictions.
जैसे फर्स्ट होता है फ्रिक्शन वेयर अवे द सोल्स ऑफ आवर शूज़। जब हम वॉक करते हैं रोड पे तो जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर शूज़ एंड द सरफेस ऑफ रोड, तो जो सोल्स ऑफ आवर शूज़ होते हैं वो रब होते हैं अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ रोड। तो जब क्या होता है टाइनी पीसेज ऑफ द सोल्स कीप ऑन ब्रेकिंग ऑफ स्लोली, ड्यू टू विच क्या होता है जो सोल्स ऑफ आवर शूज़ होते हैं वो वियर आउट हो जाते हैं ग्रेजुअली। तो जो वियर और टीयर होते हैं जो शूज़ के अल्टीमेटली होल क्या करते हैं होल्स कर देते हैं शूज़ के अंदर, और शूज़ क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं और बिकम अनफिट टू वियर। सेकेंड क्या होता है जो टायर ऑफ व्हीकल्स होते हैं वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। जब जब जो व्हीकल्स होते हैं कार बस रन करती हैं रोड पे तो जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ टायर्स एंड द सरफेस ऑफ रोड, तो जो रबिंग ऑफ टायर्स और रोड होती है कीप ऑन ब्रेकिंग टाइनी पीसेज ऑफ रबर फ्रॉम द टायर सरफेस ग्रेजुअली। अल्टीमेटली क्या होते हैं जो थ्रेड्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टायर्स वो वर्न आउट हो जाते हैं और टायर्स बिकम बैडली। तो जो बैडली टायर्स होते हैं हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू टायर्स। थर्ड क्या होता है फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स। आपको मालूम है देयर आर मैनी मूविंग पार्ट्स इन द मशीन्स विच रब होते हैं अगेंस्ट ईच अदर। तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होते हैं जो रबिंग पार्ट होते हैं मूविंग पार्ट होते हैं मशीन के वो वियर आउट हो जाते हैं ग्रेजुअली। और फ्रिक्शन ऑल्सो वियर आउट मूविंग पार्ट्स लाइक बॉल बियरिंग ऑफ बाइसाइकिल्स एंड अदर व्हीकल्स। जो वर्न आउट होते हैं डैमेज पार्ट ऑफ मशीन हैव दैन टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। अब क्या होता है फ्रिक्शन जो होते हैं वियर आउट कर देते हैं ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स का। कैसे जो ब्रेक्स होते हैं व्हीकल्स के अप्लाइड करते हैं लॉट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन द ब्रेक पार्ट्स एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ द व्हील। तो जो ये फ्रिक्शन होता है वियर आउट कर देता है ब्रेक पैड्स को यूजुअली। तो ड्यू टू दिस क्या होता है जो ब्रेक पैड्स होते हैं व्हीकल्स के हैव टू बी रिप्लेस्ड क्वाइट ऑफन। तो जो ब्रेक पैड हैं बाईसाइकिल के वो मेड अप होते हैं रबर के, तो जो सॉफ्ट रबर पैड होते हैं बाईसाइकिल के वो वर्न आउट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड एंड मूविंग रिम ऑफ बाईसाइकिल व्हील। तो इसलिए इनको भी हमें क्या करना पड़ता है चेंज करते हैं। तो देयर आर ऑल्सो मैनी डिसएडवांटेजेस जैसे फ्रिक्शन वियर आउट कर देता है स्टेप्स ऑफ स्टेयर केस इन बिल्डिंग्स एंड फुट ओवर ब्रिजेस। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच में डैमेजेस मशीन्स। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन। टॉपिक इज मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। आपको मालूम है सम केसेस में फ्रिक्शन यूज़फुल है और सम में डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो आपको मालूम है जब हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना हो तो हमें वो तभी क्या होता है यूज़फुल होता है, और उसे हम इंक्रीज़ कैसे करते हैं उसका रफ सरफेस को इंक्रीज़ करके। तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्रूव्स होते हैं वो मेड करते हैं हम किसके अंदर सोल ऑफ शूज़ के टू इंक्रीज़ फ्रिक्शन। कैसे जैसे हमारे जो सोल्स होते हैं शूज़ के अगर उनके अंदर ग्रूव्स हों तो बाय द मेकर्स ऑफ शूज़, तो जो ग्रूव्स होते हैं वो क्या करते हैं इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्शन विद ग्राउंड सो दैट द शूज़ गेट अ बेटर ग्रिप इवन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड एंड वी कैन वॉक ईजीली। सेकेंड क्या होता है थ्रेड्स आर मेड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड्स। जब रोड वेट होती है तो आपको मालूम है लेयर ऑफ वाटर होता है रोड पे, तो जो प्रेजेंस होती है वाटर ऑन द सरफेस ऑफ रोड वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ रोड, ड्यू टू विच क्या होता है टायर लूज करते हैं ग्रिप ऑन द रोड। तो ये रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन वेट रोड। तो जो थ्रेड होते हैं ऑन द surface of tires are designed such way कि उनको पुश अवे वाटर फ्रॉम अंडर द टायर्स। तो जब वाटर पुश हो जाता है सरफेस ऑफ द रोड बिटवीन द टायर तो जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन रोड एंड टायर वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो इम्प्रूव करता है टायर ग्रिप ऑन द वेट रोड। थर्ड होता है कि स्पाइक्स आर मेड ऑन द शूज़ ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। जो स्पाइक्स होते हैं जो पॉइंटेड नेड्स होते हैं वो इनटू द ग्राउंड में क्या होते हैं गेट चले जाते हैं और वे इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन शू एंड द ग्राउंड। तो ये क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं स्लिपिंग ऑफ प्लेयर ऑन एथलीट ऑन रनिंग। जो जिम्नास्ट होते हैं वो सम कोरस सब्सटेंस को अपने हैंड पे अप्लाई करते हैं फॉर द बेटर ग्रिप्स। और लास्ट क्या होता है जो मशीन बेल्ट्स होती हैं वो मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल्स होती हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली। क्या होता है जो मैनी मशीन्स होती हैं बेल्ट्स यूज़ होती हैं ड्राइव व्हील्स के लिए, तो ग्रेटर फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होता है बिटवीन द बेल्ट्स एंड मशीन व्हील्स सो दैट द बेल्ट्स कैन ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली विदाउट स्लिपिंग ऑफ द व्हील्स। टू इंक्रीज फ्रिक्शन
तो जो मशीन बेल्ट्स होती है मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल हैविंग सरफेस। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आपको मालूम है, हमें मालूम है कई जगह हमारा फ्रिक्शन होता है वो हार्मफुल होता है, तो इस तरह से हमें क्या होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है कि वो हमारे लिए कम हार्मफुल हो। तो जितने भी लॉट ऑफ वियर एंड टियर होते हैं मशीन पार्ट के, उसको हमें क्या करना चाहिए कि प्रिवेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय मेकिंग द सर्फेसेज स्मूथ बाय पॉलिशिंग। आपको मालूम है जो फ्रिक्शन होता है वो इंक्रीज़ करता है कब? रफ़ सरफेस पे। अगर हम सरफेस स्मूथ को बाय पॉलिशिंग कर लें तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। जैसे स्लाइड होती है पार्क के अंदर, उसको हम पॉलिश करते हैं कि जो उसका सरफेस हो स्मूथ हो, और रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, और रिड्यूस फ्रिक्शन से पॉलिश जो स्लाइड होते हैं उस पर ईज़िली वो स्लाइड कर देते हैं। दूसरा क्या होता है? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स। कई बार हमें क्या होता है रफिंग सरफेस पे कि जो मशीन्स वगैरह होती हैं उनके अंदर हम ऑयल या वो डालते हैं जो क्या करते हैं, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट्स। जैसे ऑयल होता है, ग्रीस होता है, ग्रेफाइट होता है, फाइन पाउडर होता है। तो जब ये ऐसे लुब्रिकेंट इनको मशीन में यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है बाय हेल्पिंग द सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर स्मूथली। तो जब फ्रिक्शनस रिड्यूस हो जाता है लुब्रिकेंट से तो मशीन पार्ट्स होते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है तो हम उसको व्हील के सहारे अगर मूव करें तो वो क्या होता है? ईज़िली मूव हो जाता है। जैसे आपने देखा है कि अटैचिंग हमारे को अगर कोई हैवी सूटकेस को पुल करना है और उसको हम अगर ट्रॉली पे करते हैं या व्हील्स लगे हुए होते हैं तो वो ईज़िली मूव हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है साइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। और बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। Topic of this chapter is fluid friction exerted by liquid and gases। आपको मालूम है कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दे कैन फ्लो इजीली। तो जो मोस्ट कॉमन लिक्विड अराउंड अस होता है वो होता है वाटर। सो वाटर इज़ अ फ्लूइड। तो मोस्ट कॉमन गैस जो होती है अराउंड अस वो होती है एयर। सो एयर इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड। वाटर एंड एयर आर द मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। देयर इज़ अ फ्रिक्शन वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, इट इज़ अ कॉल्ड अ फ्लूइड फ्रिक्शन। आपको मालूम है एयर वेरी लाइट एंड थिन होती है, इसीलिए वो एग्जर्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू द एयर इट पुशेस द एयर आउट ऑफ द वे एंड पुशेस द back on the object. So this push of air on the moving objects creates friction which tends to slow down the moving object. Air exerts frictional force on cars, buses, aeroplanes, rockets and bind etc. moving through it. इस तरह से सिमिलरली वाटर भी एग्जर्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट जो मूव करती हैं थ्रू दैम एंड इट। सिमिलरली जो वाटर हैं वो भी हेल्प करते हैं मूव थ्रू दैम एंड अपोज देयर वाटर मोशन। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है थ्रू वाटर तो ये पुश करता है वाटर आउट ऑफ द वे एंड द वाटर पुशेस बैक ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये पुश ऑफ वाटर ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट कॉजेज friction which tend to slow down the moving object. Water exerts friction force on objects like boats, speedboats, ships, submarines and fish etc. अब जो मैग्नीट्यूड होता है फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग क्या होता है? व्हाट इज़ द ड्रैग? जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट होता है बाय अ फ्लूइड उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। तो जो टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं ड्रैग फोर्स के वो क्या होते हैं? एयर रेसिस्टेंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कैर और एन एरोप्लेन व्हेन दे मूव एट अ हाई स्पीड्स एंड द वाटर रेसिस्टेंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्पीड बोट मूविंग रैपिडली इन द सी। तो जो क्या होते हैं 4 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। जितनी स्पीड हायर होगी ऑब्जेक्ट की मूविंग थ्रू अ फ्लूइड उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा। जैसे एरोप्लेन जब फ्लाई करता है हायर स्पीड में तो वो क्या करता है? ग्रेटर फोर्स उसके ऊपर एयर देन अनदर सिमिलर एरोप्लेन विच इज़ फ्लाइंग एट अ लोअर स्पीड। तो जो ऑब्जेक्ट जिनकी स्ट्रीमलाइन शेप्स होती हैं फेस करती हैं मच फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग व्हेन मूविंग थ्रू अ फ्लूइड देन द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे आपको मालूम है कार हैज़ अ स्ट्रीमलाइन शेप, जैसे वेज होते हैं ड्यू टू विच it faces much frictional force of air
while running at high speed. On the other hand, bus do not have a streamlined shape, so it counters a much greater frictional force from air while moving at the same speed. Larger the size of an object moving through a fluid, greater will be the frictional force. जैसे एरोप्लेन जो फ्लाई करता है particulars will face more frictional force it than a small aeroplane flying at the same speed. Higher the viscosity यानी thickness जितनी liquid की fluid की होगी उतना ही frictional force acting on an object moving through it होगा. जैसे water is a much more viscous than air, so there will be a much more frictional force on an object when it moves through water than when it moves through air. Advantages of fluid friction. जो मेन एडवांटेजेस होती हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की वो क्या होती हैं कि ये रिड्यूस कर देता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड्स. It makes speeding up harder. When object moves through fluids, air or water, so they lose some of their energy in overcoming the fluid friction. This decreases their efficiency. जैसे एग्जाम्पल है जब कार रनिंग हो रही हो रोड पर तो some of the energy of the car is used up or lost in overcoming the friction of air which oppose the motion. इसी तरह से स्पीड बोट जब रश करती है वाटर के अंदर तब उसकी कुछ एनर्जी क्या होती है यूज्ड अप हो जाती है लॉस्ट हो जाती है इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ वाटर. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्पीड एंड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी efforts are made to reduce to minimize the fluid through frictions. Methods of reducing fluid friction. जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है कैन बी रिड्यूस्ड मिनिमाइज्ड बाय गिविंग स्पेशल शेप जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप टू द ऑब्जेक्ट विच मूव थ्रू फ्लूइड्स. व्हेन ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप मूव्स वेरी फास्ट then the fluid can flow past the moving object smoothly, reducing the fluid friction. जैसे cars are built with a streamlined body shape to reduce the air resistance caused by air. एरोप्लेन की भी क्या होती है स्ट्रीमलाइन शेप होती है तो वो रिड्यूस कर देते हैं एयर फ्रिक्शन तभी वो इनकाउंटर्स करते हैं व्हेन फ्लाइंग एट अ हाई स्पीड थ्रू द स्काई. जो शेप ऑफ एरोप्लेन होती है वो सिमिलर होती है टू दैट ऑफ द बर्ड इन फ्लाइट. Both the aeroplane and the bird have a streamlined body in the middle, then two wings and a tail. Streamlined shape of an aeroplane has been built by scientists and engineers, whereas the streamline has evolved in nature. The rockets are also built with a streamlined shape so that they encounter the minimum air resistance. Most of the fish have a streamlined body shape which helps them to move through water easily without facing much friction from water. Dolphins की भी streamlined होती है by nature to reduce friction with water. तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे बोट हो गई स्पीड बोट शिप्स एंड सबमरीन ये सब वाटर के अंदर इसलिए मूव कर पाते हैं बिकॉज दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप और वो रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वाटर. So I hope you will be understand the chapter.